मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम अपने इस क्लास में साइंस क्लास 10th चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, इसके पूरे चैप्टर को, इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है बच्चों, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। चैप्टर की शुरुआत इस प्रश्न से होती है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है, और यहां तक कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है और बहुत सारे झमेले हैं, फिर भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है। भाई फैमिली होने के कितने झमेले हैं, है कि नहीं? फिर भी ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करता है भैया? ताकि उसकी जाति, उसकी स्पीसीज सरवाइव कर सके धरती पर। जितने एनिमल्स को, जितने प्लांट्स को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी महानुभावों को हम धरती पर देख पाते हैं, वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि रिप्रोडक्शन की ये प्रोसेस लगातार जारी है। तो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, सीधा सा आंसर ये है। अगला प्रश्न है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिज्म जब अपने जैसा जब रिप्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म को, क्या उसकी वो एग्जैक्ट कॉपी होती है? बिल्कुल नहीं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होती है, क्योंकि डीएनए की कॉपिंग होती है क्योंकि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो करेगा तो वो अपने जैसे जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगी। डीएनए की कॉपी के समय पर जो डीएनए की कॉपी होगी उसमें जो ब्लूप्रिंट होता है उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ जाते हैं, इनएक्यूरेसी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि बायोकेमिकल प्रोसेस है, कोई फोटोस्टेट की मशीन से थोड़ा निकल रहे हैं प्रिंट आउट फटाफट निकलेंगे। भाई टेम्परेचर है, तमाम चीजें हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर है, और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिफरेंसेस भी होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनाता, कुछ ना कुछ वेरिएशन आ ही जाते हैं, पर बहुत ज्यादा बड़े वेरिएशन नहीं होते हैं, सक्सेसफुल वेरिएशन होते हैं अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों से चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या मैकेनिज्म होता है, कैसे रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जब भी रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, समझ लो फर्टिलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो मेल गैमेट, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, और उसके बाद जो बनेगा वो जाइगोट होगा। फिर जाइगोट में काम शुरू हो जाएगा अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। अगर प्लांट कोई है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें डायरेक्ट ये प्रोसेस आ जाएगा। जब उनकी सेक्सुअल मैच्योर, जब वो पूरा डेवलपमेंट हो चुका होगा, और फिर जब उनको डिवाइड होने, जैसे हाइड्रा में है, अमीबा में है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वहां पर डीएनए की, अमीबा को अभी आप देखने में वाले हैं, अमीबा का, हाइड्रा का, तो सबसे पहले डीएनए की कॉपी होगी, और डीएनए की कॉपी में ही एक्यूरेसी आती है हल्की फुल्की, जो थोड़े से वेरिएशन आ जाते हैं, उसी वेरिएशन की वजह से एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती किसी ऑर्गेनिजम्स की, और ये वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा आते हैं, असेक्सुअल में कम आते हैं। ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहला स्टेप है डीएनए की कॉपिंग होना, और डीएनए की कॉपी के साथ साथ सेलुलर एपरेटस भी बनता रहता है, सेल के कंपोनेंट्स भी बनते रहते हैं। जब डीएनए की कॉपी बन जाती है तो डीएनए की एक कॉपी उसी में रहती है ओरिजिनल सेल में, और दूसरी जो कॉपी है वो न्यू सेल में आ जाती है। इस तरह से एक सेल से दो सेल हो जाते हैं, और ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा जब तक कि ऑर्गेनिजम्स का पूरा बॉडी डिजाइन तैयार नहीं हो जाता है, जब तक कि उसका जन्म नहीं हो जाता है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। वाई डीएनए कॉपिंग? अब डीएनए की कॉपिंग हम कह रहे हैं कि भाई रिप्रोडक्शन का पहला स्टेप डीएनए की कॉपिंग है। डीएनए की कॉपिंग क्यों जरूरी है? तो उसका आंसर ये है कि भाई अगर डीएनए में जो नया ऑर्गेनिज्म होगा या जो नया सेल बनेगा, जैसे अमीबा का एक नया सेल बनेगा, एक नया अमीबा बनेगा, तो उसके, या फिर कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर के ऑर्गेनिज्म की बात करें तो डीएनए में ब्लूप्रिंट होता है सेल के डिजाइन के लिए, प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए सारा ब्लूप्रिंट होता है। तो डीएनए कॉपी होगी, उससे मैसेज आगे अगले जनरेशन को, जनरेशन टू जनरेशन। भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, तो वहां जब फ्यूजन हुआ जाइगोट बना, जाइगोट में डीएनए है,
डीएनए के अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि इस अगर इंसानों का ये जायगोट है तो इंसान बनना है। उस डीएनए में ही इंफॉर्मेशन है कि उसके 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 कान होंगे, क्योंकि वो जो जायगोट है वो इंसान का है। मेल गैमेट स्पर्म और इंसान का है तो इंसान बनेगा। तो ये इंसान का जायगोट इंसान ही बनाता है। क्यों बनाता है भाई? क्योंकि उसके पास डीएनए है, डीएनए के अंदर वो इंफॉर्मेशन है कि बॉडी का डिजाइन कैसे बनना है, सेल का कंपोनेंट कौन कौन से होंगे। अगर प्लांट का मान लो जायगोट है, भाई प्लांट में भी तो पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल का फ्यूजन होगा और फिर जायगोट बनेगा। तो उस जायगोट में इंफॉर्मेशन है कि भाई वो प्लांट बनना है। तो ये प्लांट हर मतलब जायगोट जो बन रहा है उसके अंदर डीएनए है और डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन कैसा होगा, उसके सेल के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। तो डीएनए कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द बॉडी टू बी क्रिएटेड, बॉडी डिजाइन टू बी क्रिएटेड। व्हाई वेरिएशन इज क्रिएटेड ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग? डीएनए कॉपिंग के टाइम पर वेरिएशन क्रिएट होना, भाई देखो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। स्टार्टिंग मैंने डिस्कस किया, कोई मशीन से काम नहीं हो रहा, बायोलॉजिकली हो रहा है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो 100% रिलायबल या एक्यूरेट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए बायोलॉजिकल प्रोसेस होने की वजह से डीएनए में डीएनए की कॉपिंग में कुछ ना कुछ चेंज आ जाते हैं। कभी सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। अब सर्दी का मौसम है तो हर रोज एक ही टेम्परेचर रहता है क्या? या गर्मी का मौसम है तो हर रोज एक ही टेम्परेचर रहता है क्या? एनवायरमेंटल कंडीशन लगातार चेंज होती है या नहीं होती है? आपको रोज भूख लगती है, ठीक है, उतनी ही मात्रा में रोज खाते हैं क्या? या बिल्कुल एग्जैक्ट घड़ी की सुई बजते ही वो सेकेंड, वो मिनट, वो आवर सेम टाइम पे स्ट्राइक करेगा तभी आपको भूख लगेगी? 1 बजे की जगह आप 1:15 बजे भी खाना खा लेते हो, लंच कर लेते हो, 1:45 बजे भी कर लेते हो, क्योंकि बायोलॉजिकल बॉडी है ना हम सबकी। तो लमसम तो काम होता है। तो ये डीएनए कॉपिंग जो है वो, क्योंकि एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है और कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस 100% रिलायबल नहीं है। अब जब ये डीएनए कॉपिंग होती है वेरिएशन आते हैं। कुछ वेरिएशन कुछ क्या, ज्यादातर अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हुआ है और उसके अंदर वो वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे वेरिएशन को सक्सेसफुल वेरिएशन कहते हैं। यानी जो जिंदा, जो जीवित शरीर में है वेरिएशन, वो सक्सेसफुल वेरिएशन है। वेरिएशन दैट आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सक्सेसफुल वेरिएशन। और अगर वेरिएशन ड्रास्टिक हो जाए, ड्रास्टिक यानी कि इतना ज्यादा वेरिएशन हो गया डीएनए कॉपिंग में, ज्यादा इनएक्यूरेसी हो गई, ज्यादा उसमें गड़बड़ हो गई कि वो अपने सेल के कंपोनेंट के साथ वर्क नहीं कर सकता, तो वो डीएनए भी खत्म हो जाएगा, सेल भी खत्म हो जाएगा, तो वो वेरिएशन अनसक्सेसफुल है। ऐसे वेरिएशन कोई फायदा नहीं है, उससे आगे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो ऐसे वेरिएशन का क्या करना? तो ऐसे वेरिएशन को अनसक्सेसफुल वेरिएशन कहते हैं। ड्रास्टिक वेरिएशन है ये, जो डीएनए की कॉपिंग में वेरिएशन आया है, उस वेरिएशन के कारण वो डीएनए अपने कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट के साथ नहीं वर्क कर पा रहा है, तो ऐसे वेरिएशन को बोलते हैं अनसक्सेसफुल वेरिएशन। अब वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है? वेरिएशन का इंपॉर्टेंस है सर्वाइवल फॉर द स्पीसीज। जो वेरिएशन आते हैं वो किसी इंडिविजुअल के लिए कभी कभी हार्मफुल हो सकते हैं, कभी यूजफुल हो सकते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन, लंबे समय में वो वेरिएशन उस जीव की जाति को बनाए रखने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो किसी जगह पर समुद्र के किसी हिस्से में कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और वो बैक्टीरिया अभी कोल्ड टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, तो सारे बैक्टीरिया जो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो तो खैर आपको पता ही असक्सेसफुली होंगे, वेरिएशन कम आएगा लेकिन आएगा। तो कभी कभी ऐसा हुआ कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे रिप्रोड्यूस हो रही है जो हीट को टॉलरेट कर सकते हैं पर कोल्ड को नहीं कर सकते, तो बेचारे वो मर जाएंगे उस टाइम पर, पैदा हुए और मर गए। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा लॉन्ग रन में कि वेरिएशन आते रहे, कुछ सर्वाइव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पुराने वाले जो मतलब कोल्ड टेम्परेचर में रहने के लिए पहले से ही एडजस्ट थे वो तो जिंदा हैं, लेकिन नए जो बन रहे हैं क्योंकि हीट अभी है नहीं तो वो मर जा रहे हैं, हीट टॉलरेट करने वाले। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग जैसी कंडीशन बनती है तो फिर ये जो हीट को टॉलरेट करने वाले बैक्टीरिया हैं ये बचने लगेंगे, और जो पहले वाले हैं जो ठंडी में रहने वाले आदि थे वो मरने लगेंगे। तो कुल मिला के बैक्टीरिया की स्पीसीज बच रही है।
अब कभी वेरिएशन जो है वो यूजफुल हो रहा है किसी इंडिविजुअल के लिए, किसी के लिए हार्मफुल हो रहा है, बट इन द लॉन्ग रन ये सर्वाइवल फॉर द स्पीसीज है, इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। यहां पे आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं बच्चों, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म से हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिशन जिसमें डिवाइड होता है एक ऑर्गेनिज्म दो में या दो से ज्यादा ऑर्गेनिज्म में, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, टिश्यू कल्चर, स्पोर फॉर्मेशन, ये सभी असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमें एक एक करके डिस्कस करने हैं आपके साथ। जैसे बाइनरी फिजन जो है दो तरह का, एक बाइनरी है एक मल्टीपल है। बाइनरी फिजन का मतलब जो अमीबा है, लेशमानिया है, बैक्टीरिया है, ये दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद ये दो ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाते हैं, इसे बाइनरी फिजन कहते हैं। और प्लाज्मोडियम बहुत सारे, एक सेल जो है बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, उसे कहते हैं मल्टीपल फिजन। फिजन इज द स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेपरेट डॉटर सेल। अमीबा का ये फिगर है, आपको इसे याद भी करना है, बनाना भी है, प्रैक्टिस भी करनी है ड्रॉ करने की। जैसे अमीबा में बाइनरी फिजन हो रहा है, ये प्रोटोजोआ कैटेगरी से बिलोंग करता है, ये इसका यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, धीरे धीरे इसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और साथ में सेल भी डिवाइड हो गया, बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है अमीबा में। ये आपका लेशमानिया है जिससे कालाजार डिजीज कॉज करता है ये। और इसमें अमीबा में किसी भी प्लेन से, अमीबा में जो बाइनरी फिजन है वो किसी भी प्लेन से हो जाता है, या ये वाला पार्ट भी डिवाइड हो सकता है या इधर से भी डिवाइड, कहीं से भी किसी भी एंगल से डिवाइड हो सकता है उसका न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग। लेकिन ये बात जो है लेशमानिया में बिल्कुल अलग है। लेशमानिया में जो हंटर लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हंटर लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से डिवाइड हो रहा है कि लेशमानिया दो पार्ट में आ रहा है। लेशमानिया का ये जो विप लाइक स्ट्रक्चर है वो इस एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन से डिवाइड हो रहा है, जिसकी वजह से दो लेशमानिया भी बन जाएंगे और दोनों में एक एक विप लाइक स्ट्रक्चर भी आ जाएंगे। ये आपका फिगर है प्लाज्मोडियम में, जहां में मल्टीपल फिजन शो कर रहा है बच्चों। ये मलेरिया का पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज करता है और ये मच्छर इसको लेके कैरी करता है ना। इसके बाद अगला बच्चों फिजन के बाद में फ्रेगमेंटेशन। स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। स्पायरोगायरा वैसे तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है तो कई सारे फ्रेगमेंट में टूट जाता है और उसका हर फ्रेगमेंट एक नया स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाता है। और स्पायरोगायरा के अंदर रीजनरेटिव सेल्स होते हैं उसकी बॉडी में, जो इस प्रोसेस में, उसके रिप्रोडक्शन की इस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर जैसे ये फ्रेगमेंट है और ये फ्रेगमेंट है, इसके अंदर रीजनरेटिव सेल्स होंगे तो एक नया स्पायरोगायरा डेवलप कर देंगे। तो रीजनरेटिव सेल्स इसके पूरी बॉडी में रैंडम तरीके से फैले रहते हैं, जो इसे दोबारा से एक नया पूरा डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो ये फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल हुआ। वैसे ये स्पायरोगायरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉम्प्लेक्स हैं और उनमें डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, यानी काम का बंटवारा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब काम का बंटवारा। हर एक फंक्शन के लिए उनके पास स्पेशल ऑर्गन होता है, तो रिप्रोडक्शन के लिए भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जिसे हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद बच्चों रीजनरेशन। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, हाइड्रा में भी रीजनरेशन होता है, लेकिन रीजनरेशन में थोड़ा सा इसको रिप्रोडक्शन का नेचुरल रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता, क्योंकि रीजनरेशन की प्रोसेस में प्लेनेरिया है या हाइड्रा है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से कट जाता है, कई टुकड़ों में टूट जाता है, तो उसके कुछ टुकड़े उसमें से डेवलप करके नया प्लेनेरिया बना देते हैं, प्लेनेरिया में डेवलप हो जाता है। लेकिन वो देखो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जो जैसे स्पायरोगायरा मैच्योरिटी के साथ हो रहा है। जब स्पायरोगायरा पूरी तरह से मैच्योर हो गया तो फ्रेगमेंट में टूट गया और हर फ्रेगमेंट से एक नया स्पायरोगायरा डेवलप हो गया। ये तो नेचुरल प्रोसेस हुआ जो फ्रेगमेंटेशन था। लेकिन यहाँ पर कोई उसे आगे काटे, कोई उसके ऊपर चल के जाए, टूटे, फिर उसके बाद वो उसका हर फ्रेगमेंट में से ज्यादातर फ्रेगमेंट जो है वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना देंगे।
तो ये है आपका रीजनरेशन। लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है क्योंकि जिस फ्रेगमेंट में रीजनरेटिव सेल्स होंगे, स्पेशल सेल्स, वही फ्रेगमेंट एक नया प्लेनेरिया या नया हाइड्रा बनाएगा। बट ये नेचुरल तरीके से नहीं हो रहा क्योंकि कोई काट रहा है, कोई तोड़ रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, इसलिए इससे रिप्रोडक्शन को भी प्रोसेस में नहीं रखते रीजनरेशन को। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई है। एग्जाम्पल दिखा रखा है यहाँ पे, देखो ये प्लेनेरिया है और ये 3 टुकड़े में हुआ, हर टुकड़े से एक नया प्लेनेरिया बन गया है। बडिंग, बडिंग ईस्ट में होता है, बडिंग या हाइड्रा में भी है, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा हुआ ईस्ट में बडिंग। क्लास 8th में पहली बार किया था आपने बडिंग, देखा था। वो शुगर के सॉल्यूशन में ईस्ट पाउडर डालते हैं तो वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, तो वहां भी बड निकलते हैं। यहाँ पे बडिंग क्या है, यहाँ पे हाइड्रा में है कि कोई एक छोटा सा बर्ड निकलता है हाइड्रा के, मैच्योर हाइड्रा के बॉडी पार्ट से, और वो बर्ड डेवलप होकर हाइड्रा में, कंप्लीट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाता है, डेवलप हो जाता है और फिर अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बडिंग कहते हैं, जो कि हाइड्रा में भी पाया जाता है, ईस्ट में भी पाया जाता है। उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से, रूट से, लीव से या स्टेम से जब नए प्लांट्स बनते हैं तो उस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में फ्लावर्स आ जाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वेजिटेटिव पार्ट में रूट्स, स्टेम्स या लीव्स से जब कोई नया प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसे हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है आपको, जो रूट से ग्रो होता है स्वीट पोटैटो, डालिया, स्टेम से पोटैटो, सुगर कैन, रोज, लीव से ब्रायोफिलम, लेयरिंग, जैस्मिन और स्ट्रॉबेरी, ग्राफ्टिंग, एप्पल, मैंगो वगैरह है। तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का एग्जाम्पल है जहां पर प्लांट रूट से, स्टेम से या लीव से नया प्लांट में डेवलप होता है, ग्रो होता है। एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के? जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एग्जाम एक तो यह है कि जो नया प्लांट बनता है वो अपने पेरेंट प्लांट के काफी सिमिलर होता है, एक एडवांटेज ये हो गया। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट में फ्रूट्स, फ्लावर्स जल्दी उसमें ग्रो कर जाते हैं, दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से प्लांट जो है, जो सीड प्रोड्यूस करने की अपनी क्षमता खो चुके हैं, वो भी प्रोड्यूस किए जा सकते हैं इस मेथड से। तो कम से कम ये 3 एडवांटेज तो आपको यहां मिल ही जाएगा। बाकी देख लीजिएगा आप क्या है इसमें लिखा हुआ। टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या है, जैसे प्लांट के ग्रोइंग टिप से, प्लांट के ग्रोइंग टिप से कुछ टिश्यू ले लिया जाता है और उसे लैब में आर्टिफिशियल मीडियम में रखा जाता है। तो वो ग्रोइंग टिश्यू लगातार ग्रो करते हैं और बहुत ज्यादा नंबर में सेल्स बना देते हैं, जिसे हम कैलस कहते हैं। फिर उस कैलस को आर्टिफिशियल मीडियम में, हार्मोनल मीडियम में ट्रांसफर किया जाता है। फिर वो कैलस डेवलप होकर प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये प्लांटलेट्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है सॉइल में, तो नए पौधे बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को टिश्यू कल्चर कहते हैं। लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा कॉस्टली होती है, तो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह के लिए, जो डेकोरेटिव प्लांट्स वगैरह हैं, उनके लिए ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। एडवांटेज इसका ये है कि जो प्लांट प्रोड्यूस होता है वो डिजीज फ्री एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि लैब के अंदर बन रहा है वो। तो ये उसका एडवांटेज है टिश्यू कल्चर का। और ऑर्नामेंटल प्लांट यानी सजावटी पौधों के लिए ये विधि अपनाई जाती है जनरली। इसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है बच्चों। स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में, ब्रेड मोल्ड का साइंटिफिक नेम राइजोपस। तो राइजोपस में देखने को मिलता है, ये हवा में प्रेजेंट होते हैं लेकिन हमें दिखते नहीं है। कहीं पे ब्रेड रख दो आप, मॉइस्चर होगा, फूड होगा, वहां ग्रो कर जाएंगे, 2-4 दिन में आपको ब्रेड पे फफूंदी नजर आएगी। तो ये राइजोपस है। तो ये स्पोर फॉर्मेशन के जरिए ग्रो करते हैं। इनका जो ग्रो करने का मेथड है वो स्पोर फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि ये पहले डेवलप होता है, फिर इसका एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफे कहते हैं
और इस ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम कहते हैं, और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, सीड की जगह स्पोर्स होते हैं, और ये इसको कवर करके रखता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का काम करता है स्पोरेंजिया स्पोर्स के। जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, यानी इनके आसपास मॉइस्चर होता है, फूड होता है, तो स्पोरेंजिया फट जाएगा और इसमें से बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे और वो फिर से दोबारा से राइजोपस बन जाएंगे वो स्पोर्स। तो इस मेथड को स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वही आता है, इस स्पोर फॉर्मेशन मेथड से रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है, ये क्वेश्चन आता है। तो उसका ये एडवांटेज है बच्चों कि ये जो स्पोरेंजिया होता है इसको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करके रखता है स्पोर्स को, एक। और दूसरा, जो प्लांट या सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो स्पोर से ग्रो कर जाते हैं, गैमेट नहीं बन रहे तो स्पोर्स ही बन जाते हैं, स्पोर्स के जरिए ग्रो हो रहे हैं। तो ये आपका इसका एडवांटेज हो गया। अब असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, जो आपके सिलेबस का पार्ट था। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, लेकिन पहला प्रश्न है व्हाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों? तो भाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसलिए क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज्यादा आती है, क्योंकि दो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के गैमेट इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। तो उसमें जो नया एक जाइगोट बनता है वो यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है, एटलीस्ट ह्यूमन में तो कुछ ज्यादा ही यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये यूनिक कॉम्बिनेशन जो बनता है नया, वो वेरिएशन को इंक्रीज करता है और सक्सेसफुल वेरिएशन को इंक्रीज करता है। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशन विच लीड टू द इवोल्यूशन, जिससे जैव विकास होता है, एवोल्यूशन होता है, डेवलपमेंट का स्टेज है ये। लगातार ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते रहते हैं, उनमें चेंजेस आते रहते हैं, पर ये स्लो चेंजेस होते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में डिस्कस करेंगे बच्चों। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जैसे हम बेसिकली हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करेंगे। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, और फ्लावर्स के दो पार्ट होते हैं। हम अब उनके जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम पढ़ चुके हैं पीछे, रूट से, स्टेम से, लीव से। अब हम फ्लावर से बात करते हैं, तो ये आ जाता है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो यहाँ पे फ्लावर के दो पार्ट है, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को स्टेमिन कह रहे हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टिल कह रहे हैं। आपको ये स्ट्रक्चर का, मतलब फ्लावर के इस स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस अच्छा खासा होना चाहिए, और इसके सारे कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पिस्टिल जो है फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। और फिर मेल पार्ट जो है इसमें एंथर और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट, और एंथर के ऊपर आपको डॉट जो रहेंगे पोलन ग्रेन्स रहेंगे, डॉट लाइक स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन्स। इसके अलावा पेटल्स, ये कलरफुल पत्तियों को कह रहे हैं लीव्स को पेटल्स, और ग्रीन लीव्स को कह रहे हैं सेपल्स। तो ये फ्लावर के अलग अलग पार्ट हो गए बच्चों। इन सब का भी एक एक मार्क्स का क्वेश्चन कवर होता है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है स्टेमिन की, तो स्टेमिन में एंथर है, एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स है, और ये फिलामेंट है, ये आपका मेल पार्ट हो गया। फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल, पिस्टिल में स्टिग्मा सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर स्टाइल, फिर ये ओवरी। फिर उसके बाद इसमें जो हमने अभी पेटल्स और सेपल्स की बात की थी, वो जो कलरफुल पत्तियां होती हैं पेटल्स, उनका क्या काम है, सेपल्स उनका क्या काम है। तो जो पेटल्स हैं, जो कलरफुल पत्तियां होती हैं, वो अट्रैक्शन का काम करती हैं, उनको देखकर भौरे, तितलियां, इंसान सब अट्रैक्ट होते हैं। तो ये अट्रैक्शन पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो ये एक इसका रोल है पेटल्स का, कलरफुल पत्तियों का। और दूसरा तो आपको पता ही है, सजाने के लिए काम आते हैं, आपको अच्छा लगता है उनको देखकर, नेचर ब्यूटीफुल होता है ना। आपको गार्डन में जाके आपका दिल भी गार्डन हो जाता है, क्योंकि वहां पे कलरफुल आपको फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। और सेपल्स जो है बच्चों, ग्रीन लीव्स को बोलते हैं, जो फ्लावर के नीचे वाले पार्ट में, ओवरी के नीचे पाए जाते हैं। इनका काम होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सट्रीम कंडीशंस, ओवरी को प्रोटेक्ट करते हैं एक्सट्रीम कंडीशन से।
हीट कोल्ड वेव से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सब एक एक मार्क्स के क्वेश्चन कवर होते हैं भाई। अब फ्लावर भी दो तरह के आप पढ़ेंगे, यूनिसेक्सुअल जिसमें एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है या तो स्टेमिन या पिस्टिल, एग्जाम्पल पपाया वाटरमेलन। बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल दोनों, मस्टर्ड और हिबिस्कस। अब प्लांट में रिप्रोडक्शन होता कैसे है भाई? प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए मेल गैमेट जो कि पोलन ग्रेन्स है वो ट्रांसफर होगा स्टिग्मा तक, और जब ये ट्रांसफर होगा इसी प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन होगा, ओव्यूल्स के साथ जब फ्यूज होगा ये पोलन्स तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा, जायगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो एक तरह से सीड का पार्ट है, और सीड आगे जर्मिनेशन के, अगर सीड को सॉइल में लगा दिया जाए मॉइस्चर और से मिले बाकी चीजें, सॉइल मॉइस्चर मिले तो सीड एक प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये प्लांट में रिप्रोडक्शन का अलग अलग स्टेप्स हैं। अब देखो पॉलिनेशन में दो तरह का है, हमने बात की पॉलिनेशन होता है, तो पॉलिनेशन में दो तरह का है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या मतलब है कि जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है वो या तो सेम फ्लावर पे हो रहा हो या सेम प्लांट के किसी और फ्लावर पे हो रहा हो, यानी प्लांट सेम होना चाहिए। तो अपने ही प्लांट के फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा हो या सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा हो तो वो आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन अकर व्हेन द पोलन फ्रॉम द एंथर इज डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, लेकिन स्पीसीज सेम रहेगा, सेम स्पीसीज रहेगा। गुलाब का स्टिग्मा, मतलब गुलाब तो नहीं, जो भी जैसे सरसों है, हिबिस्कस है तो, या मस्टर्ड है या हिबिस्कस है, तो सेम फ्लावर, यानी हिबिस्कस का पोलन ग्रेन्स हिबिस्कस में जाकर ही फ्यूज होगा, मस्टर्ड में जाकर थोड़ा फ्यूज हो जाएगा, तो इसलिए सेम स्पीसीज में होगा। प्लांट अलग अलग हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है अलग अलग। फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ओवरी है उसका फ्रूट बन जाता है, और जो उसके पेटल्स है और सेपल्स हैं वो सब विल्टिंग हो जाती है, वो गिर जाते हैं, केवल आपको फल मिलता है। यहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिगर है बच्चों, और यहां पे ये कीमोट्रोपिज्म का एक अच्छा एग्जांपल है। कीमोट्रोपिज्म का, ये जो पोलन ग्रेन जब लैंड करता है स्टिग्मा पर तो एक पोलन ट्यूब डेवलप होती है, और वो पोलन ट्यूब यहाँ ओवरी तक जाती है जहाँ पे ओव्यूल्स होते हैं, उसका वहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है पोलन ग्रेन्स का ओव्यूल्स के साथ। तो वो प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, जस्ट इस फिगर को आपके साथ डिस्कस करना था यहाँ पर। पोलन ट्यूब, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा एक और बात है, लैंड कर रहे हैं दो पोलन ग्रेन, लेकिन पोलन ट्यूब एक ही डेवलप हो रही है, कोई सी भी एक डेवलप हो सकती है, वो रैंडम है, नेचुरल है, फ्यूजन के लिए ओव्यूल्स के साथ। इसके अलावा एक बार मैंने बोर्ड के पेपर में देखा था, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लूम्यूल। बच्चे फिगर इग्नोर कर देते हैं, बायोलॉजी के फिगर इग्नोर मत करना गलती से भी। प्लूम्यूल से क्या डेवलप होता है, रेडिकल से क्या डेवलप होता है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो प्लूम्यूल से फ्यूचर सूट, यानी प्लांट का जो अपर पार्ट है, रूट के ऊपर वाला भाग है, फ्यूचर सूट डेवलप होता है, और रेडिकल से रूट डेवलप होता है। तो ये सीड के पार्ट हैं, और कॉटिलेडन में ये सीड का ये वाला जो पार्ट है कॉटिलेडन है, जिसमें फूड स्टोर रहता है। तो रेडिकल, प्लूम्यूल और कॉटिलेडन, इस पर बेस क्वेश्चन आया तो आपको छोड़ना नहीं है, अब बता दिया आपको। चलिए अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की। प्लांट में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब भाई रिप्रोडक्शन का जो वैसे स्टेप अगर देखा जाए तो आपको सबसे पहले पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन उससे पहले इंडिविजुअल, क्लास 8 में आपने चैप्टर पढ़ा हुआ प्यूबर्टी, उससे पहले प्यूबर्टी, यानी जब बॉडी की जनरल ग्रोथ, जैसे किसी भी जीव, कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो पहले उसकी जनरल बॉडी ग्रोथ होगी, उसका दिमाग, उसकी बॉडी, लंबाई, चौड़ाई, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, और ब्रेन का तो सबसे पहले होता है डेवलपमेंट। तो जनरल बॉडी ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद उसकी जो सेक्सुअल मैच्योरिटी स्टार्ट होती है उसे कहते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो वो होना जनरल बॉडी ग्रोथ होगा, फिर
प्यूबर्टी स्टार्ट होगी तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे, और जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन का टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएगी, ओवरीज एस्ट्रोजन हार्मोन बनाएगी, और बॉडी को वो सेक्सुअली मैच्योर करते हैं हार्मोन्स, और ये डेवलपमेंट फेज प्यूबर्टी वाला जो फेज है। उसके बाद बच्चों आपको पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाएगा, इस मेल गैमेट को हम लोग स्पर्म कहते हैं और मेल गैमेट को, फीमेल गैमेट को ओवम कहते हैं, ओवा कहते हैं। इनके फ्यूजन से आपका जायगोट बनेगा, और जायगोट डेवलप होगा, और डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो और जब और डेवलप हो जाएगा तो फीटस बनेगा। यानी फीटस वो स्टेज है जब किसी बेबी के बॉडी के सभी पार्ट बन चुके होते हैं, तो उसे फीटस कहते हैं। उसके बाद उसका जन्म हो जाएगा, धरती पे आ जाएगा, नहीं भोज नहीं, बच्चों यहाँ पे मेल ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के का फिगर है ये, और यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। टेस्टिस है, टेस्टिस आपको पता स्पर्म फॉर्मेशन करती हैं, और वो स्पर्म जो है वास डिफरेंस, ये एक नली है, वास डिफरेंस ये नली है, वास डिफरेंस से टेस्टिस ऐसे ट्रेवल करता है, और यहाँ रास्ते में इसको सेमिनल वेसिकल्स ये वाला और प्रोस्टेट ग्लैंड ये दोनों भी अपना सीक्रेशन इसमें रिलीज करती हैं, और यहीं पे यूरिनरी ब्लैडर से भी ये मीट करता है, यानी कॉमन पॉइंट भी यही बनता है। तो ये जो स्पर्म है वो यहाँ से ट्रेवल करता है, तो यहाँ पर आपका सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड ये अपना सीक्रेशन रिलीज करती हैं, तब ये सीमेन बन जाता है। फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करती हैं, इसको फूड देती हैं, इसका मूवमेंट आसान करने के लिए फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करते हैं, स्पर्म के मूवमेंट को आसान बनाने के लिए, तो सीमेन कहते हैं, और ये फिर आगे बॉडी से आगे फर्टिलाइजेशन के लिए पास कर दिया जाता है। ये तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हुआ बच्चों। इसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में सबसे पहले यहाँ ओवरी है, ओवरी आपको ओव्यूल प्रोड्यूस करती है ये, और ये ओव्यूल जो है फैलोपियन ट्यूब से आगे ट्रांसफर होकर यूट्रस में आता है, लेकिन वहां पे जो स्पर्म आएगा वो स्पर्म का फ्यूजन यहाँ फैलोपियन ट्यूब में ही हो जाएगा। फैलोपियन ट्यूब में जब इसका फ्यूजन हो जाएगा स्पर्म का ओव्यूल्स के एग के साथ, उसके बाद फिर ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बच्चों, जिसका आपको फिगर की प्रैक्टिस करनी है, नाम की प्रैक्टिस करनी है इसके सारे पार्ट्स की। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, प्लेसेंटा, ये यूट्रस के अंदर एक पार्ट होता है। प्लेसेंटा का काम होता है जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद ग्रोथ शुरू हो गई उसकी जायगोट की, जायगोट फिर एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो फिर फीटस बनेगा। तो इस टाइम पर जितनी भी जरूरत होती है एनर्जी की, फूड की, ऑक्सीजन की, वो सब प्लेसेंटा प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन को, फूड को। इसके अलावा ये ग्रोइंग बेबी से जो माँ के यूट्रस में है वहां से उसके वेस्ट मटेरियल को भी ये ट्रांसफर करता है माँ की बॉडी में। तो यानी वेस्ट का भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लेसेंटा, और उसको फूड और ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है प्लेसेंटा, जो कि यूट्रस के अंदर होता है। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होगा, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एग का तो फिर क्या होगा? देखिए एवरी मंथ 28 से 30 दिन में, एवरी मंथ आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी जब आ जाती है प्यूबर्टी के टाइम पर, एवरी मंथ एक एग किसी एक ओवरी से नेचुरली रिलीज होता है, और उसके फर्टिलाइजेशन के लिए फीमेल का यूटेरस प्रिपरेशन करता है, मतलब उसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, एक थिक लेयर बना देता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए, जो एक प्रॉपर कंडीशन होती है वो तैयार करता है। बट जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो वो थिक लेयर जो यूट्रस के अंदर है, मतलब उसके लाइनिंग कहेंगे हम उसे, लाइनिंग और ब्लड सब कुछ जो है वो धीरे धीरे करके बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। तो अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुएशन होगा।
बस सिंपल सा मतलब मेंस्ट्रुएशन क्या होता है वो आप यहां देख लीजिए। नाउ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यहां पर दो तरह की बीमारियों का जिक्र आपके सिलेबस में किया हुआ है। एक तो बैक्टीरियल डिजीज गोनेरिया और सिफिलिस, और वायरस से होने वाले डिजीज वार्ड्स और एचआईवी एड्स। ये आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से फैल सकती हैं। और अदर मीडियम भी है, बट ये भी एक मीडियम है, सेक्सुअल कांटेक्ट भी है, क्योंकि एड्स तो भाई कहीं और से फैल जाता है, इंजेक्शन से फैल जाता है, मदर से उसकी बेबी को हो सकता है, ब्लड टू ब्लड अगर ट्रांसफ्यूजन गलत हो जाए तो उससे हो सकता है, बट सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलने वाली बीमारियां हैं आपकी। अब प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स भी होते हैं, मैकेनिकल बैरियर, ओरल पिल्स, लेकिन ओरल पिल्स के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। केमिकल है तो साइड इफेक्ट होगा ही। सर्जिकल मेथड यानी स्पर्म डक्ट को या फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करना, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आता है। कॉपर टी भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, बट इसके भी साइड इफेक्ट है, इरिटेशन इन यूट्रस, यूट्रस में इरिटेशन हो सकता है इसकी वजह से। इस तरह से आपका एक और शानदार चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पूरा होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। टेक केयर। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, और सैलाब तो उमड़ता है जीत जाने के बाद। नहीं, बच्चे सोचते हैं ना भाई, यार हमारा तो कोई दोस्त ही नहीं है, हमारा कोई पूछने वाला ही नहीं है। अबे भाई लड़ाई जीत ले, सब पूछने वाले हो जाएंगे। तो सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद।